हाँ दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 7th का आज हम 15 पाठ करेंगे। नीलकंठ बहुत ही अच्छा पाठ है। इसमें पहले मैं एक छोटी सी समरी बता देती हूँ। यह पाठ को लिखने वाली महादेवी वर्मा है और महादेवी वर्मा को जीव जंतुओं से बड़ा प्रेम था। उनके घर में बहुत सारे जीव जंतु, खरगोश, तोता, मोर, मोरनी, अलग अलग कुत्ता, बिल्ली, सब कुछ पालती थी वो। एक बार ये जो कहानी है जो आपके किताब में है, इसमें यही बताया गया है कि जब एक बार उनके घर में कुछ गेस्ट आए थे, अतिथि आए थे, और वह अतिथि को दूसरे दिन छोड़ने के लिए जाती हैं स्टेशन पे, और छोड़कर जब आती हैं तो रास्ते में एक बड़े मियाँ की दुकान होती है जो कि चिड़िया बेचते हैं। चिड़िया, मोर, मुन्नी सभी बेचते हैं। वहाँ वो रुकती हैं तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो अपनी भाषण शुरू कर देते हैं, बहुत तेज़ी से बोलना चालू कर देते हैं। एक भी बात किसी की नहीं सुनते हैं। फिर वहीं थोड़ी बात करने के बाद बातचीत होती है और वह वहाँ से ही मोर मोरनी के 2 बच्चे छोटे छोटे खरीद लेते हैं। बड़े मियाँ उनकी कार में वह पिंजरा रख देते हैं और वो काफ़ी छटपटाने लगते हैं मोर मोरनी। फिर इसके बाद वह लेकर घर आती हैं। घर पे जब लेकर आती हैं तो सभी लोग बोलते हैं, आपको दुकानदार ने ठग दिया। ये तो मोर मोरनी के बच्चे नहीं बल्कि तीतर के बच्चे हैं। तीतर का बच्चा मतलब वो अभी पक्षी होता है, वो उसका रंग सांवला होता है। तो उनको थोड़ा गुस्सा आती है कि नहीं, मैं तीतर के बच्चे नहीं, मैं तो मोर के बच्चे लेकर आई हूँ। फिर इसके बाद उनको थोड़ा दया भी आती है कि मतलब तीतर का बच्चा है तो इसका मतलब क्या उसको महत्व तो नहीं दिया जाना चाहिए। वो अपने बेडरूम में लेकर जाती हैं, 2-3 दिन रखती हैं, उन्हें पानी, सत्तू सब कुछ देती हैं और उनका पूरा बेडरूम को ही मोर मोरनी के जो बच्चे थे दोनों, जिनका नाम नीलकंठ और राधा था, वह पूरा बेडरूम कभी टेबल के नीचे जाना, कभी टेबल के ऊपर जाना, पूरा बिखेर रखे थे। रद्दी कागजों में अपना घर बना रखे थे। इसके बाद 3-4 दिन के बाद वह जाली घर में उनको डाल देती हैं। जब जाली घर में मोर मोरनी के बच्चों को डाला जाता है तब वहाँ पे सभी जितने भी जीव जंतु पक्षी पाली थी, सभी उन मोर मोरनी के स्वागत के लिए तैयार हो जाती हैं। सभी, कोई कहीं तोता अपनी आंखों को बंद करके देख रहा है, तो कहीं खरगोश ध्यान से देख रहा है, तो कहीं गुटरगू, लक्का कबूतर गुटरगू करके उनका स्वागत कर रहा है। सभी पशु पक्षी लगे हुए हैं। धीरे धीरे दिन बीतता जाता है और वो बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद महादेवी वर्मा ने उसका नाम, उसकी ग्रीवा, उसके गर्दन जो थी नीली थी, इसलिए उनका नाम नीलकंठ रख दिया। और राधा जो थी उसकी छाया के समान हमेशा नीलकंठ के साथ रहती थी, इसीलिए उसका नाम राधा रख दिया गया। दोनों एक दूसरे से बड़ा ही प्रेम करते थे, जहाँ भी जाते साथ साथ रहते थे। सभी जीव जंतुओं में सबसे श्रेष्ठ नीलकंठ बन गया था। नीलकंठ सभी का सेनापति के रूप में बन गया था। किसी को कोई समस्या आती उसे तुरंत मारता और सभी डर के मारे बहुत ही अनुशासन में रहते थे सभी जीव जंतु। जब महादेवी वर्मा दाने डालने के लिए बुलाती थी, दाना डालती थी, तब नीलकंठ सभी को लेकर साथ साथ सभी पशु पक्षियों को लेकर आता और ये लोग बड़े ही अच्छे से जीवन बिता रहे थे। एक दिन क्या होता है, कुछ दिनों के बाद महादेवी वर्मा उसी रास्ते से जा रही थी। फिर बड़े मियाँ की दुकान आती है और वहाँ रुकती हैं, तो वह फिर से अपनी भाषण शुरू कर देता है और कहता है कि एक चिड़ी मार वाला ने एक बच्चा दे यहाँ पे रखा है, उसके पैर तो ठीक नहीं हैं, ये मैं आपको लेने के लिए कैसे कहूँ। तो ठीक है, आप तो नहीं लेंगी। फिर उनको दया आ जाती है और बाद में उसे ले लेती हैं, 7 रुपये में खरीद लेती हैं। लेकर घर आती हैं और धीरे धीरे वो अभी बड़ी होने लगती है, लेकिन उसका जो पैर है उसका भी इलाज करती हैं, लेकिन वह टेढ़ी रहती है, पैर टूटा हुआ था, जिसका नाम कुब्जा रख दिया गया। और वह कुब्जा ही जब आती है तो इनके जीवन में चारों तरफ एकदम अंधकार ही अंधकार डाल देती है, नीलकंठ और राधा के जीवन में। क्योंकि कुब्जा को नीलकंठ बहुत पसंद था, वह कुब्जा नीलकंठ से प्रेम करती थी और राधा को देखते ही राधा को मारती थी अपने चोंच से। और एक बार तो राधा ने अंडे दिए थे, राधा को धक्का दे देती है कुब्जा, धक्का दे के उसके अंडों को फोड़ देती है। और यह बात अच्छी नहीं लगती नीलकंठ को। नीलकंठ हमेशा दूर भागता है, कुब्जा के पास भी नहीं रहना चाहता है। कभी कभी तो वह पेड़ों पे छुप भी जाता है, लेकिन फिर भी कुब्जा जो है वह बार बार नीलकंठ के साथ रहना पसंद करती थी। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि एक नीलकंठ झूले पे था और सभी इधर उधर जो वो पक्षी चिड़िया थे अपने अपने जगह पे थे, और एक सांप आता है और उसे अपने मुंह में दबा लेता है पीछे से।
ची ची करके जब वो खरगोश बोलता है, जल्दी से नीलकंठ वहाँ आता है और आके उस खरगोश की जान बचाता है। पूरी रात उसे अपने पंखों के नीचे रखता है और वो फिर सही हो जाता है। और इस तरीके से वह बहुत अच्छा सा उसका जीवन चल रहा था, लेकिन उसके जीवन में, नीलकंठ के जीवन में कुब्जा आ जाती है। और इसके बाद कुब्जा जो है बार बार इस तरीके से नीलकंठ के पीछे पीछे रहती है। नीलकंठ को ये बात पसंद नहीं है। नीलकंठ जो है कुब्जा से दूर भागता है और एक दिन ऐसा होता है कि नीलकंठ की मृत्यु हो जाती है और उसे महादेवी वर्मा अपने शॉल में लपेटकर गंगा के नदी में प्रवाहित कर देती हैं। कुब्जा रोज़ सुबह सुबह नीलकंठ की तलाश करती है और जो राधा है वह तो किसी कोने में, उसको कुछ अता पता ही नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है, वह सुस्त रहती है। एक दिन गुस्से में एक कुतिया थी और उसी को ज्यों ही कुब्जा गुस्से में मारने जाती है और कुतिया गुस्से में उसको काट लेती है और फिर बाद में कुब्जा का भी अंत हो जाता है और सिर्फ लास्ट में राधा बचती है। उसका जीवन भी ऐसे ही बीत जाता है दुख में। तो कुब्जा ने दूसरे के जीवन में दुख लाई, नीलकंठ की मृत्यु हो गई कुब्जा की वजह से, अंत में कुब्जा भी मर जाती है। तो चलिए हम प्रश्न उत्तर करते हैं। 15 नीलकंठ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न है जो है निबंध से। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? उत्तर है मोर मोरनी, मोर की गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम नीलकंठ पड़ा, जबकि मोरनी मोर के साथ साथ हमेशा उसकी छाया बन के रहती थी इसीलिए उसका नाम राधा पड़ गया था। अगला है दूसरा, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत होता है? इसमें है जब वो जाली घर में पहुंचते हैं तो सारे जीव जंतु जितने भी थे बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत करते हैं। मोर के शावकों को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया, उन्हें डाल दिया गया, तो उनका बड़े ही अच्छे ढंग से स्वागत होता है। ऐसे किया जैसे नववधू के आगमन पर, जैसे किसी की शादी होती है तो नए नए दूल्हा दुल्हन आते हैं, वैसे स्वागत होता है, सारे पशु पक्षी करते हैं। लक्का कबूतर था, उसका नाम लक्का था, वो तो गुटरगू छोड़ के, पहले नाचना छोड़ के गुटरगू करने लगता है। बड़े खरगोश गंभीर भाव से देखने लगते हैं और बड़े ध्यान से देखते हैं। छोटे खरगोश आसपास कूदने लगते हैं, उछलने लगते हैं। तोता जो था वह एक आंख बंद करके बड़े ही ध्यान से उन्हें देखने लगता है, मोर मोरनी को। इसमें है प्रश्न 3 है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? कौन कौन सी आदत थी जो लेखिका को, महादेवी वर्मा को बहुत पसंद थी? उत्तर है नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था, वैसे तो उसकी हर चेष्टा, हर आदत आकर्षक लगती थी महादेवी को, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो बहुत ही पसंद थी महादेवी वर्मा को, जैसे गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा में गर्दन को नीची करके और उसे दाने को चुगना, पानी को पीना, गर्दन टेढ़ी करके शब्दों को सुनता था, बहुत ही ध्यान से किसी के शब्दों को वह सुनता भी रहता था। गर्दन टेढ़ी करके शब्दों को वह सुनता था। मेघों की गर्जना जब होती थी इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे, तो पंखों को इंद्रधनुष के समान वह फैला लेता और नृत्य करने लगता था। महादेवी के हाथों से होले होले चने को वह उठाकर खाता था। महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े होना, ये सारी जो आदतें थी महादेवी वर्मा को बहुत पसंद थी। महादेवी वर्मा जब चने खिलाती थी तो इतना धीरे धीरे से चना का दाना उठाता था कि महादेवी वर्मा को चोट भी नहीं लगती थी, क्योंकि उनके जो चोंच होते हैं, उनके मुंह जो होते हैं बहुत शार्प होते हैं, लेकिन बहुत ही प्यार से वह उठाता था। और ये सारी आदतें जो थी वह महादेवी वर्मा को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। नीलकंठ की ये सारी आदतें बहुत पसंद थी। प्रश्न 4 है, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत करता है? इसमें यही है कि जब बताया गया ना कि जब मोर मोरनी, राधा और नीलकंठ बड़े ही प्रेम से थे, अचानक से उनके जीवन में दुख के बादल घिर जाते हैं कुब्जा के आने की वजह से। इस आनंदोत्सव में जो रागनी के जो बेमेल स्वर कैसे बज उठा, इस घटना की ओर संकेत कर रहा है।
सब लेखिका ने बड़े मियाँ से एक अधमरी मोरनी खरीदी, उसे घर ले गई। उसका नाम कुब्जा रखा गया। उसे नीलकंठ और राधा का साथ रहना बिल्कुल नहीं पसंद था। वह बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह नीलकंठ के साथ खुद रहना चाहती थी। इसीलिए राधा का साथ रहना नहीं भाता था। वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, जबकि नीलकंठ उससे दूर भागता था। कुब्जा ने राधा के अंडे तोड़कर बिखेर दिए। इससे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। नीलकंठ को बहुत गुस्सा आया कि इसने राधा के अंडों को क्यों तोड़ा, क्योंकि राधा से दूरी बढ़ गई थी। कुब्जा ने नीलकंठ से शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया कि बेचारे नीलकंठ का भी अंत हो जाता है, क्योंकि कुब्जा नीलकंठ से प्रेम करती थी और राधा को बार बार मारती थी। और नीलकंठ को कुब्जा से बिल्कुल प्रेम नहीं था। वह कुब्जा को देखते ही भागता था। लेकिन नीलकंठ का कुब्जा के जीवन में आते ही उस बेचारे की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न 5 है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? जब वसंत ऋतु में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे और अशोक के वृक्ष नए पत्तों में पक जाते थे, तब नीलकंठ जो है जाली घर में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता था। उसे वसंत ऋतु जो है बहुत पसंद थी। वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु बहुत प्रिय है मोरों के लिए। किसी घर में बंदी होकर नहीं रह सकता है। उसे पुष्पित फूल, फल, वृक्ष, पेड़ पौधे, नेचर की चीज़ें बहुत पसंद थी। उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था और बाहर आकर वह नृत्य करता था। बहुत ही सुंदर नृत्य करता था, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। प्रश्न 6, जालीघर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कुब्जा का स्वभाव ही अच्छा नहीं था। वह ईर्ष्या करती लोगों से, सबको मारती थी, तो कौन इससे दोस्ती करेगा? ऐसे लोगों से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता है। उत्तर है, जालीघर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया। कुब्जा किसी से मित्रता नहीं करना चाहती थी। वह सिर्फ नीलकंठ को चाहती थी। वह सबको मारती रहती थी, लड़ती रहती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था। वह किसी को उसके पास नहीं जाने देती थी। किसी को उसके साथ देखते ही तुरंत वह चोंच से मारना शुरू कर देती थी, क्योंकि वह सिर्फ नीलकंठ को पसंद करती थी और सबको वह मारती रहती थी। सभी जीव जंतुओं को हमेशा मारती रहती थी। इसमें अगला है प्रश्न 7 है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषता हमें बताना है कि उसका स्वभाव कैसा था, नेचर कैसा था। एक बार एक सांप जालीघर के भीतर आ गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप जाते हैं। केवल एक शिशु खरगोश को सांप ने पकड़ लिया और सांप ने उसे निगलना चाहा। उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया था। नन्हा खरगोश धीरे धीरे ची 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 कर रहा था। नीलकंठ जो था वह झूले पे था। वह आवाज़ सुनते ही, दर्द भरी आवाज़ को सुनते ही तुरंत दौड़े दौड़े भागे भागे आता है। अब उसने बहुत सतर्कता से सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा हो गया। सांप उसके फन को भी पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा जो है वह मुख से निकल जाता है और बच जाता है। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचा लिया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ का स्वभाव की निम्न विशेषताएं उभर कर आती हैं। वह रात भर खरगोश के बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा कर रखता है और उसे गर्माहट देता है और वह खरगोश का बच्चा ठीक हो जाता है। इसमें नीलकंठ के बारे में ये सतर्क, वो बहुत सतर्क था। खरगोश के बच्चे की आवाज़ सुनते ही तुरंत दौड़ कर जाता है, उस खरगोश के बच्चे को वह बचा लेता है। वीर, वो बहुत ही वीर था। नीलकंठ वीर प्राणी है। अकेले ही वह सांप से सामना करता है और वह खरगोश के बच्चे को बचा लेता है। कुशल संरक्षक
खरगोश को मृत्यु के मुंह से बचाकर उसे सिद्ध कर दिया कि वह एक कुशल संरक्षक भी है। निबंध से आगे, यह पाठ एक रेखा चित्र है। इसकी विशेषता है, जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिए किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। रेखा चित्र मतलब एक कहानी होती है। कहानी मतलब जो है वह एक सत्य घटना पर आधारित कहानी। रेखा चित्र इसमें है, उत्तर है, रेखा चित्र एक सीधी कहानी न होकर जीवन के कुछ मुख्य अंशों को प्रस्तुत किया जाता है जो कि सच्ची होती है। यह एक सीधी सादी कहानी नहीं होती बल्कि संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का इसमें समावेश होता है। उसको मिलाकर एक कहानी का रूप दिया जाता है, सच्ची घटनाओं को। रेखा चित्र में भावात्मक और संवेदना होती है। यह अत्यंत स्वाभाविक और सरल होती है, अच्छी लगती है। इसमें बनावट बिल्कुल नहीं होती, बनावटी चीज़ बिल्कुल नहीं, लेस मात्र भी नहीं है, सब कुछ सच्चाई है। रेखा चित्र जो है महादेवी वर्मा है वह लिखी हैं, जो कि बड़ा ही रुचिकर है। इसमें है प्रश्न 2, वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिर आते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे से मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। इसमें बस यही बताया गया है कि जब वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु मोर को बहुत पसंद था, तो जब बारिश की ऋतु आती है तो वो किस तरीके से वह उछलने लगते हैं। उत्तर है इसमें, चांदी की रेखा, सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। काले बादल, जाति द्वेष के काले बादल, विश्व क्लेश के काले बादल, उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के सुनता आया हूँ, है देखा काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। आज दिशा है घोर अंधेरी, नभ में गरज रही रणभेरी, चमक रही चपला क्षण भर, छनक रही झिल्ली झन झन कर, नाच नाच आंगन में गाते के का काले बादल में लहरी चांदी की रेखा। काले बादल मन भय से हो उठता चंचल। इस तरीके से ये छोटी सी कविता है, आपको पसंद आए तो इसे याद कर सकते हैं। ये सुनहरे सुंदर जब मौसम रहता है उससे संबंधित है। भाषा की बात है, अब भाषा की बात है, जो ग्रामर है वो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए इसमें है, इसमें जो यहाँ पे दिया है रूप है, रूप सबसे कुरूप बना है, स्वरूप भी बना है, बहुरूप बना है। यहाँ कुरूप है, स्वरूप है, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से आपको और भी ओवन सेंटेंस बनाना है। अब ऐसा नहीं कि रूप शब्द आपको शुरू में ही आना चाहिए, रूप शब्द अंत में, लास्ट में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए आगे उत्तर है, इसमें है गंध। तो गंध से सुगंध भी होता है, गंध से दुर्गंध भी होता है, लास्ट में ये ऐड होना चाहिए ये वाला। और गंधहीन भी होता है, गंध रहित भी हो सकता है। तो इसलिए गंध से अलग अलग आप कोई भी जो शब्द बना सकते हैं। अब इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद हम रंग करेंगे। रंग से रंगना, रंगीला, नौरंग, नारंगी, रंगोली भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग आप ओन सेंटेंस से आप बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इसी शब्द से ही बनाना है आपको। अगला है फल। फल से सफल हो जाएगा, फलदार भी हो जाए, फलित भी हो जाएगा, फल से और सफल भी होगा। ऐसे आप अलग अलग अपने वन सेंटेंस से बना सकते हैं। जैसे ज्ञान है, ज्ञान से आपको बनाना है तो ज्ञान से अज्ञान भी होता है, ज्ञानवान भी होता है, अज्ञानी भी होता है। और ज्ञान से और भी कुछ आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं और अलग से वन सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका ये सेकेंड है। विस्मयाभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के य के साथ अभिभूत के अ के मिलने से या हो गया। अ आदि वर्ण हैं, ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त हैं। व्यंजन वर्गों में इसके योग स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे क प्लस अ तभी क बनता है। अगर अ हटा देंगे तो क आधा हो जाएगा, इसीलिए हमेशा हर व्यंजन के साथ अ लगा होता है। इसीलिए जैसे कमल लिखना है तो क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ऐसे लिखते हैं। तो अ की मात्रा जो है चिन्ह है, इसमें देखिए परिचित है भांति, और उसी से जुड़े अन्य हम
शब्द बनाएंगे, जैसे मंडल, आकार, मंडलाकर। इसमें फिर अगला है, चलिए इसको देखिए आगे, हम इसका उत्तर बताती हूँ तो मैं आपको समझाती हूँ। ये सब प्रश्न है आपका। इसमें संधि है, संधि है तो इसमें जो है हमें नील प्लस आब, नील प्लस आब तो नीलाभ हो जाएगा। आप सोचेंगे कैसे हो जाएगा, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि नीलाभ जो है, जो आ है वो सीधे ल के साथ लग जाएगा तो नीलाभ। और अगर आपको नीलाभ दे देगा और कहेगा संधि विच्छेद करो तो आप लिखेंगे नील प्लस आब। ये जो ला है ये आ में बदल जाएगा, ऐसे आ में बदल जाएगा। जैसे नौ प्लस आगंतुक, तो ये जो आ है यहाँ पे आ लिखा हुआ है, ये सीधा आ की मात्रा में बदल जाएगा तो नवागंतुक हो जाएगा। विग्रह, सिंहासन, सिंह प्लस आसन, तो यहाँ पे देखिए सिंह, यहाँ पे सिंह है प्लस आसन है, ये विग्रह किया हुआ है, ये और इस संधि है। सिंह प्लस आसन, तो सिंह प्लस आसन मतलब इसको हाफ करना, आधा आधा करना है। तो यहाँ पे जो हा लिखा हुआ है वो सीधा आ में बदल जाएगा, सीधा आ में। सिंहासन है तो अगर आपको इसको विच्छेद कर विग्रह करना है तो तुरंत आप इसको सिंह को अलग कर देंगे और यहाँ पे जो आ, यहाँ पे साइड में आप सीधा आ लिख के सन लिख देंगे, आसन। मेघाच्छन्न, सेम वैसे इसको भी करना है। मेघ, जो आ की मात्रा है वह सीधा तुरंत स्वर में बदल जाएगी, स्वर में बदल जाएगी। और यहाँ पे जो है नील प्लस आब है तो वो सीधा आ की मात्रा में, यहाँ पे आ की मात्रा में जब हम संधि बनाएंगे तो यह सीधा आ की मात्रा में बदल जाएगा। और नीचे जो है विग्रह करेंगे तो सीधा वह सिंहासन है, सिंह प्लस आसन, और सीधा वह स्वर में बदल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसे कोई कठिन नहीं है। नील प्लस आब, नीलाभ। यहाँ पे आ लिखा है तो समझ जाना है कि तुरंत यह प्लस से पहले आ की मात्रा लगाना है। यहाँ पे भी 9 प्लस आगंतुक है तो आ लिखा हुआ तो आपको प्लस से पहले उसको आ लगा देना है, नवागंतुक हो जाएगा। विग्रह करना है तो सिंहासन प्लस सिंह प्लस आसन, इसी को इस तरीके से कर देंगे और आपका यह हो जाएगा। अगर तो आपका ये ख़त्म हो गया है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।